नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, लास्ट क्लासेस में हमने देखा था संविधान का निर्माण कैसे कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजर रहा था, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी क्या रही थी, उन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कशन किया था। जिसमें हमने लास्ट चार्ट भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखा था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, जिनके बारे में उत्तर हमने देखा था, जिन्हें आप लास्ट वीडियोज में और मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा उन वीडियोज़ की, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो जो हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी थी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, इतिहास ने क्या क्या रोल अदा किया, और हमने लास्ट में जो देखा था वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि हमारा देश क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। और अब देखेंगे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसका निर्माण प्रॉपरली कैसे हुआ, यानी चीज़ें सीख रहे थे, वहाँ से डेवलप हो के आ रही थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये थी, लेकिन अब उसका कहीं पर जाके फ्रेमवर्क तो आएगा, यानी कि एक प्रारूप तो आएगा। वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे, यानी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, जो संविधान आज के समय है उसका निर्माण कैसे हुआ, एक फ्रेमवर्क होगा, एक समिति बनी होगी, एक कमेटी बनी होगी, कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने इसका निर्माण किया होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहले आज जो संविधान निर्माण के लिए सभा बनाई गई थी उसका नाम था संविधान सभा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि ऐसी असेंबली जिसने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। किसने किया था, संविधान सभा ने, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला जाता है। तो देखते हैं जो संविधान सभा है उसकी जो मांग है वो कहाँ से निकल के आई थी। यानी संविधान बनाने के लिए एक सभा की जरूरत पड़ती है, जैसे क्या कहते हैं, संविधान सभा। तो उसकी मांग है वो कहाँ से निकल के आई। सबसे पहले तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग एक वामपंथी, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, एम एन रॉय, जिन्होंने 1934 में 1934 में संविधान सभा की पहली बार मांग की थी कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। और सबसे पहले कब मांग की गई इस बात की कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, और संविधान निर्माण के लिए क्या होनी चाहिए, एक सभा होनी चाहिए, जैसे क्या कहा गया, संविधान सभा। तो संविधान सभा की पहली बार मांग कहाँ पे की गई, एम एन रॉय के द्वारा की गई। एम एन रॉय के द्वारा किसकी मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई। कब की गई, 1934 में। और क्या हुआ आगे जाकर, फिर जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, 1935 में उसने भी इस मांग को पहली बार उठाया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने इस मांग को पहली बार ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से कब उठाया, 1935 में इस मांग को उठाया। और इसी प्रकार इसी क्रम में फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय बहुत प्रमुख नेता बन चुके थे, कांग्रेस पार्टी में बहुत आगे बढ़ चुके थे, बहुत बड़े नेता बन चुके थे, उनके द्वारा 1938 में पहली बार ये कहा गया कि जो हमारे संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा होगी उसका जो चयन होगा वो कैसे होगा, वयस्क मताधिकार, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वयस्क लोग क्या देंगे, वोट देंगे, उसके हिसाब से क्या चुनकर आएगी, हमारे संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा चुनकर आएगी वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये कब कहा गया जवाहरलाल नेहरू ने, 1938 में कहा गया कि जो सभा चुनकर आएगी वो कैसे होगी, वयस्क मताधिकार के हिसाब से होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि संविधान सभा की पहली बार मांग कहाँ से हुई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो 1934 में एम एन रॉय के द्वारा की गई थी, और कांग्रेस के द्वारा पहली बार कब की गई थी, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यह मांग की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में क्या कहा था कि जो संविधान सभा बनेगी वो कैसे चुनकर आएगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर आएगी। और इसी मांग को देखते हुए 1940 में, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो अंग्रेजों पर प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि जापान परेशान कर रहा था उसे और सब चीज़ें, तो उसे भारतीय लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन भारतीय लोग उसकी मदद नहीं कर रहे थे, क्योंकि भारतीय लोग अंग्रेजों की सच्चाई को जान चुके थे, तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, कोई सेना या कोई भी नेता बड़ा उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था।
वो क्या कह रहे थे, हमें आज़ाद करो और हमारे लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करो, हम अपनी सरकार चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये सब मांगे भी उठ रही थी। लेकिन इंग्लैंड पर प्रेशर कहाँ से आ रहा था, जो विदेश में जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था वहाँ से इंग्लैंड को किसकी जरूरत पड़ रही थी, भारतीय लोगों की, भारतीय सेना की जरूरत पड़ रही थी। किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन हमारे जो दिग्गज नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, जैसे गांधी जी हो गए, पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, वो सब क्या मना कर रहे थे कि हम अपने लोगों से क्या कह रहे थे, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अंग्रेजों की कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जो असली चेहरा था इनका वो सबके सामने खुलकर आ गया था। इसी दबाव को झेलते हुए, इसी दबाव को देखते हुए 1940 में एक प्रस्ताव लाया गया, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, 1940 में। और इसमें क्या कहा गया कि भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। क्योंकि ये पर कब करेंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो यह मांग देखने में अच्छी लगी कि हमारी बात मान ली है। तो ये भी आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया, अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 के समय पहली बार स्वीकार किया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या करेंगे, एक गठन करेंगे। लेकिन कब, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें, अगस्त प्रस्ताव था वहाँ पे एक आ गया, लेकिन किसी को ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि भारतीय जानते थे इनकी असलियत कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा और हमसे मदद ले लेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो भारतीय लोगों का अब भी क्या होता रहा, विरोध और बढ़ता गया। जैसा कि आपको पता होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने बोल दिया था, डू और डाई का नारा दिया था, वो सब चीज़ें भी उत्तर बढ़ रही थी। तो वो सब चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। इधर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी एक नई फोर्स बना रहे थे, आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे। वो सब चीज़ें भी किस पे प्रेशर डाल रही थी, अंग्रेजों पर। तो और इधर विश्व युद्ध भी चल रहा था जो 1945 तक चला था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मैटर कर रही थी। तो यानी बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था। अंग्रेज अच्छे नहीं थे, वो नहीं चाह रहे थे कि देश को आज़ाद कर दें या संविधान को बना दें। लेकिन जो बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल प्रेशर है, जो हम हिस्ट्री में देखेंगे, इतिहास में देखेंगे, बहुत चीज़ें यहाँ पे क्या कर रही थी, अंग्रेजों को परेशान कर रही थी, पीछे पीछे खाई जा रही थी, कुछ करो कुछ करो। और इसी क्रम में 1942 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने क्या फैसला लिया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए क्या भेजेंगे, एक मिशन भेजेंगे। और जो किसकी अध्यक्षता में आया, अलेक्जेंडर क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। तो इसका क्या नाम दिया गया, क्रिप्स मिशन। और जिसमें कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे, जो इतिहास का फैक्ट है, जिसमें हम इतिहास में देखेंगे। जैसे AB अलेक्जेंडर हो गए, स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए और पैथिक लॉरेंस हो गए। तो जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इनको क्या बनाया गया, क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष बनाया गया। और दो और मेंबर थे इसके, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। लेकिन यहाँ पे ये क्रिप्स मिशन पूरी तरह फेल हो गया। ये क्यों आया था कि भारतीय लोगों को मनाएंगे कि हम तुम्हें क्या क्या अधिकार देंगे, कैसे कैसे संविधान बनवाएंगे, तुम्हारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ये भी क्या हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो एक जिद पर अड़ी हुई थी। मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी कि हमें पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, केवल हमें पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग अपनी ठानी हुई बैठी थी, तो उसने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो क्रिप्स मिशन है उसका प्रपोजल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया मुस्लिम लीग के विरोध के चलते। और भारतीय भी कहाँ मानने वाले थे। तो सब लोग विरोध कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था और प्रेशर बढ़ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट पर। फिर 1946 में एक और प्रपोजल आया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और एक और मिशन भेजा गया, जिसे क्या नाम दिया गया, कैबिनेट मिशन। क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में यह मिशन आया था। और उनका नाम क्या था, पैथिक लॉरेंस। सेम वही मेंबर जो क्रिप्स मिशन में आए थे, वही मेंबर कहाँ पे आए थे, कैबिनेट मिशन में। केवल उनके अध्यक्ष बदल दिए गए थे। पहले स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे और अब कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन बनकर आए थे, पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस को किसका अध्यक्ष बनाया गया, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया। और क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, स्टेफर्ड क्रिप्स। और 2 उसके मेंबर कौन कौन से थे, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। सेम वही मेंबर, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष चेंज हो गया था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। और 2 अन्य मेंबर कौन थे, AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। और ये कब आया भारत में, 24 मार्च 1946 को भारत में आया। यानी कि और मई में इसने अपना प्रस्ताव रखा कि हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। तो 24 मार्च 1946 को
भारत में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया मार्च 1946 में। और मार्च 1942 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था। और 24 मार्च 1946 को क्या आया था भारत में, कैबिनेट मिशन आया था। क्यों आया था, भारत में संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करने के लिए, संविधान सभा का गठन कैसे होगा, भारतीय लोगों के संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करने के लिए क्या आ रहे हैं ये, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। लेकिन अब कैबिनेट मिशन की जो मांग थी, कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था, वो क्या कर ली गई, स्वीकार कर ली गई। और इसी आधार पर क्या हमारे देश में क्या निर्माण होने लगा, संविधान सभा का निर्माण होने लगा। क्योंकि इसकी जो अधिकांश मांगें थी वो दोनों ही, जो मुस्लिम लीग थी और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय की, उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो कैबिनेट मिशन के सामने एक मांग रखी गई कि 2 संविधान सभाओं का अलग अलग निर्माण होगा, एक मुस्लिम लीग के लिए और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ज़्यादातर मांगों को क्या कर लिया उसने, कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया। और इसी का परिणाम क्या हुआ कि अब हमारे देश में संविधान निर्माण के लिए क्या होने लगा, संविधान सभा का गठन होने लगा। और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके लिए जुलाई और अगस्त में 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुए, चुनाव हुए। और नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ, निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन होने लगा। वो संविधान सभा गठन कैसे कैसे होता है इसे हम देखेंगे, अभी आगे देखेंगे आगे वाले प्रोसेस में। तो पहले देखते हैं हम क्या क्या पढ़ा है हमने अभी। तो हमने सबसे पहले देखा कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहाँ उठकर आ रही है, 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा उठकर आ रही है। कब, 1934 में। और संविधान सभा क्या है, ऐसी सभा जो संविधान के निर्माण के लिए, जब संविधान निर्माण के लिए बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा। इंग्लिश में बोला जाता है इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो सबसे पहले मांग उसकी कब उठी, 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। और 1935 में पहली बार कांग्रेस के द्वारा यह मांग उठाई गई कि भारत के संविधान के लिए, संविधान निर्माण के लिए एक सभा होनी चाहिए। और संविधान सभा के प्रपोजल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब उठाया, आधिकारिक रूप से 1935 में। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक सभा होगी, और जो कैसे चुनी जाएगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। और अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया, पहली बार अगस्त प्रस्ताव, यानी कि 1940 में उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव, उसमें इसको स्वीकार किया। जिसके लिए फिर बाद में उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा मार्च 1942 में, जिसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 1940 में एक और मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। तो इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर ही क्या हो गया, संविधान सभा के मांग की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया गया। और क्या होने लगा, हमारे देश में संविधान निर्माण के लिए एक सभा का निर्माण होने लगा। और उसी का परिणाम हुआ कि जुलाई और अगस्त में 1946 में क्या होने लगे, चुनाव होने लगे, संविधान सभा के लिए चुनाव होने लगे। और नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हो गए थे और उसके गठन का प्रपोजल आ गया था, कैसे कैसे इसका गठन करना है। तो उसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई थी, 389, यानी कि 389, जिनमें 296 सदस्य कैसे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रांत थे वहाँ से थे। और 93 सदस्य थे रियासतों से, जो राजा रजवाड़े थे, जो राजा थे उनके स्थानों से, उनके क्षेत्रों से क्या थे, 93 सदस्य रियासतों से। और 296 सदस्य कहाँ थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश के गवर्नरों या ब्रिटिश के कमिश्नरों के अंडर जो प्रांत थे वहाँ से उन सदस्यों का चयन किया गया था। कितने, 296 सदस्य, जिनमें 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 उनके मुख्य आयुक्तों वाले क्षेत्रों से थे, यानी कि जो कमिश्नर स्टेट थे वहाँ से 4 मेंबर चुने गए थे। और 296 कहाँ से चुने गए थे, 11 गवर्नरों वाले प्रांत थे वहाँ से इनका चयन हुआ था। टोटल कितने थे, 389, जिसमें 296 प्रांतों से और जो 93 मेंबर है वो किसके हैं, रियासतों के हैं। रियासतें किसके अंडर थी, राजाओं के अंडर थी। और क्या हुआ, जो मोटा मोटी लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट का चयन हुआ। उस समय की जनसंख्या थी उस हिसाब से लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट का चयन हुआ। और इसका बंटवारा कैसे किया गया, जो प्रांतों की जो सीटें थी उनका बंटवारा कैसे किया गया, 3 प्रमुख कम्युनिटी, यानी कि 3 प्रमुख समुदाय थे।
कौन कौन से? मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में बहुत समुदाय आ रहे थे, वो कम्युनिटी आ रही थी जो मुस्लिम और सिख से अलग थी। तो 3 समुदाय में बांटा गया। तो ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि जो चुनाव हुए प्रांतों में उस समय संविधान सभा के लिए, वो कितनी कम्युनिटी में बांटे गए थे? मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य। सामान्य में सभी मुस्लिम और सिख को छोड़कर। और चुनाव की पद्धति क्या रही जो प्रांतों में इलेक्शन हुए उनमें? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। जो आज के समय हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनका चुनाव भी तो इसी तरह होता है। ऐसे ही इनका चयन उस समय एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से किया गया। कहाँ पर? प्रांतों में। और प्रांतों में कितनी सीट थी? 296। तो इनके मेंबरों का चयन कैसे किया गया? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से किया गया। और जो रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, उनके अंडर जो सीटें थी 93, उन्होंने अपने सदस्यों का चयन खुद किया था। यानी कि अपना सदस्य चुन लिया कि तुम वहाँ जाओगे संविधान सभा में, उसको चुनकर किसने भेजा? राजाओं ने चुनकर भेजा। तो ये बोला जाता है जो संविधान सभा थी आंशिक रूप से निर्वाचित थी। यानी कि आंशिक रूप से सदस्य क्या थे? इलेक्टेड थे, जो प्रांतों वाले थे, चुने गए थे। और आंशिक रूप से मनोनीत थी, यानी कि और राजा रजवाड़ों द्वारा जो भेजे गए तो कैसे भेजे गए थे? अपनी मर्जी से किसी को चुन लिया कि तुम जाओ और वहाँ पर संविधान सभा में बैठो। तो वो कैसे हो गए? मनोनीत हो गए। और जो प्रांतों से थे वो कैसे चुने जा रहे थे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से चुने जा रहे थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्या संविधान सभा पूरी तरह निर्वाचित थी? नहीं। क्या संविधान सभा पूरी तरह मनोनीत थी? नहीं। जो भी सदस्य थे वो आंशिक रूप से मनोनीत थे और आंशिक रूप से निर्वाचित थे। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 208 सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 208। और 73 सीटें किसके द्वारा जीती गई? 73 सीटें जीती गई मुस्लिम लीग, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा कितनी सीटें जीती गई? 73 सीटें जीती गई। और 15 जो अन्य पार्टी थी 15 सीटें उनके द्वारा जीती गई। और जो ज़्यादातर देसी रियासत थी जिनके अंडर कितनी सीटें आ रही थी? 93, उन्होंने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि वो क्या चाह रहे थे कि हम संविधान क्यों बनवाएं, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमी छिन जाएगी, हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी। संविधान में तो एक सरकार होगी, राज्य बनेंगे, जनता वोट दे के चुनाव करेगी। तो वो आनाकानी कर रहे थे। और संविधान सभा में ज़्यादातर देसी रियासतों ने अपने मेंबरों को नहीं चुनकर भेजा था। तो इसलिए वहाँ पर उनकी नाराज़गी दिखाई दी और उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पर क्या रहा? देसी रियासतों का बहुत कम रहा। और इसमें सभी वर्ग, जितने वर्ग थे उस समय भारत में, उन सभी ने, सभी समुदाय थे, कम्युनिटी थी, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। महिलाएं आदि ने भी वोट दिए थे। हाँ, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट नहीं हुए थे, चुनाव नहीं हुए थे। लेकिन सभी वर्ग को शामिल किया गया था, सभी समुदायों को, और महिलाओं को भी शामिल किया गया था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे आता है, गांधी जी ने संविधान सभा में कोई भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ये पूछा जाता, सभी बड़ी बड़ी हस्तियां उस समय के थी, वो संविधान सभा में इंटरेस्ट ले रही थी, संविधान सभा में आ रही थी, संविधान सभा में खड़े हुए थे। लेकिन गांधी जी ने संविधान सभा में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया, किसी भी कमेटी के लिए, किसी भी पार्ट के लिए, और कहीं पे भी वो खड़े नहीं हुए, तो कहीं पे भी उनका चयन नहीं हुआ था। गांधी जी इस चीज़ से बिल्कुल अलग रहे थे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यहाँ से आगे संविधान सभा ने कैसे कैसे कार्य को आगे बढ़ाया, कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।